पहली बात हमने ये डिस्कस की थी कि स्पेक्ट्रम कहाँ किसको जाता है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रम की टाइप्स कौन सी होती है। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था उसको सबसे पहले स्टडी किया बाल्मर ने, और उसके बारे में जो फार्मूला दिया वो रेबर्ग ने दिया। अब सिंध और पीके के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि किसने स्टडी किया किसने फार्मूला दिया। उसमें सिर्फ ये कहा गया कि बाल्मर और रेबर्ग ने ये स्टडी की और फार्मूला दिया। लेकिन पंजाब के अंदर ये लिखा हुआ है कि बाल्मर ने इस चीज को स्टडी किया और बाल्मर ने हाइड्रोजन की विजिबल रीजन को स्टडी किया, और बाल्मर इस नतीजे पे पहुंचा कि हाइड्रोजन विजिबल रेंज के अंदर 5 वेवलेंथ्स इमिट करता है, और वो 5 वेवलेंथ्स लास्ट टाइम हमने लिखी। ये स्टडी थी बाल्मर की अकॉर्डिंग टू द पंजाब बोर्ड के। बाल्मर के मुताबिक जब हाइड्रोजन को हम डिस्चार्ज ट्यूब में रखेंगे और हाइड्रोजन से डिस्चार्ज पास करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज पास करवाएंगे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हाइड्रोजन में से लाइट इमिट होगी। उस लाइट का अगर हम स्पेक्ट्रम लेंगे तो उसमें से 5 वेवलेंथ्स इमिट होंगी, और उन 5 वेवलेंथ्स को कैलकुलेट करके बाल्मर ने कहा ये वेवलेंथ्स हैं जो इमिट होंगी। अकॉर्डिंग टू द पीटीबी, रेबर्ग ने इस बारे में फार्मूला बनाया, और रेबर्ग एक फार्मूला बनाने में सक्सेसफुल रहा कि जो हाइड्रोजन में से विजिबल रीजन के अंदर लाइट इमिट होती है उसकी वेवलेंथ्स को आप एक फार्मूले के मुताबिक भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो फार्मूला था 1/λ इज इक्वल टू रेबर्स कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। और इस फार्मूले के अंदर रेबर्ग ने p की वैल्यू 2 रखी थी और n की वैल्यू 3, 4, 5 रखोगे और आप कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे वही वेवलेंथ्स कैलकुलेट हो रही है इस फार्मूले के अंदर जो वेवलेंथ्स बाल्मर ने एक्सपेरिमेंट के अंदर डिस्कवर की थी। तो इसका मकसद है बाल्मर और रेबर्ग कलेक्टिवली हाइड्रोजन के विजिबल रीजन को स्टडी करने के बाद एक फार्मूला भी डेवलप करने में कामयाब गए, जिस फार्मूले के अंदर हाइड्रोजन की विजिबल जो लाइट उसमें से इमिट होती है उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमने डिस्कशन की थी। अब अगर हम देखते हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे फिर वही बात पूछते हैं कि केपीके के अंदर ये लिखा हुआ है, पीटीबी के अंदर ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ। बेटा तो बुक्स को रिजेक्ट मैं नहीं कर सकता, ना ही मैं आपको ये कह सकता हूं कि इसको करो इसको करो। बेटा ये एक ऐसी चीज होती है जो टेक्स्ट बुक होता है। अब आपका एक सिलेबस है नहीं कि पीएमसी आपको ये कहे कि फिजिक्स उस बुक से पढ़नी है या उस बुक से। जैसे बायो और केमिस्ट्री के बारे में क्लियरली आपके पास एक गाइडलाइन मौजूद है कि आपको उसको फेडरल की बुक से पढ़ना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल का कोई भी फिजिक्स का बुक है ही नहीं कि हम कहें कि ये फिजिक्स का बुक है, इसमें जो कुछ है उसी में से पीएमसी देगी। तो बेटा फिजिक्स के हमारे पास 3 बुक्स एग्जिस्ट करते हैं, सिंध का अलग है, पंजाब का अलग है, केपी का अलग है। तो अब उसमें से मैं आपको क्या कह सकता हूँ, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि उनके अंदर बुक्स के अंदर आपको चेंज करूँ। फिर इतनी क्लियर बात करने के बाद भी आप मुझे भेजते हो सर इसमें ये लिखा हुआ है, हम क्या करें। बेटा मैं नहीं कर सकता इसके अंदर, ना मैं अथॉरिटी हूँ ना मैं पीएमसी हूँ, ना ही मुझे कोई इतने इख्तियारात हैं कि मैं बुक्स के अंदर करेक्शन करवा सकूं। जो बुक्स के अंदर है वो आप याद रखें, अब उसका मेरे पास सोल्यूशन नहीं है बेटा, सिंपली। ठीक है, तो बेटा बात हमारी डिस्कशन जो थी वो यहाँ तक पहुंची थी कि कलेक्टिवली अगर हम देखें
तो आप कह सकते हैं कि बाल्मर और रेबर्ग दोनों हाइड्रोजन के विजिबल स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि हाइड्रोजन में से जो लाइट निकलती है उसका स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है, और विजिबल रीजन के अंदर 4-5 वेवलेंथ लाइट की इमिट होती है, जिनको उन दोनों ने कैलकुलेट भी किया। 656, 485, 435 ये जो वेवलेंथ्स हैं ये उन्होंने कैलकुलेट भी की, और उनके बारे में एक फार्मूला भी हमें दिया कि अगर इस फार्मूले के अंदर P की वैल्यू 2, N की वैल्यू 3, 4 रखोगे तो ये वेवलेंथ कैलकुलेट भी हो जाएंगे। अब मसला यहाँ पे यही आता है कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर हम सोचें। पहली बात ये कि अगर हाइड्रोजन को हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रख के उसमें से कैथोड रेज पास करवाएंगे तो फिर उसमें से लाइट इमिट क्यों होगी। सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन है वो ये होता है कि ये जो ट्यूब होता है इसके अंदर रख के जब हम कैथोड रेज पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन से लाइट इमिट होने का रीजन क्या है। ठीक है बेटा। और दूसरी बात ये कि अगर एटम में से लाइट इमिट होती है, जाहिर सी बात है ये लाइट कहाँ से इमिट होती है, एटम से इमिट होती है। अगर ये लाइट एटम से इमिट होती है तो डिफरेंट एटम में से ये लाइट डिफरेंट इमिट क्यों होती है। जैसे हाइड्रोजन का अपना होता है, नाइट्रोजन का अलग होता है, सपोज करें। तो फिर ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी था। कौन से क्वेश्चन बेटा अपने माइंड में रखें कि बाल्मर और रेबर्ग फार्मूला भी बना चुके। बाल्मर और रेबर्ग एग्जैक्टली हाइड्रोजन की विजिबल रीजन के अंदर, हाइड्रोजन के विजिबल रीजन के अंदर बेटा जो है वो स्पेक्ट्रम के बारे में फार्मूला भी दे चुके। ठीक है, उनकी वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर चुके। लेकिन इस बात का आंसर ढूंढना अभी जरूरी था कि एटम में से लाइट इमिट क्यों होती है, उसका रीजन क्या है, कहाँ से एटम में से क्यों लाइट इमिट होती है, कौन सी ऐसी चीज एटम के अंदर होती है कि उसमें से लाइट इमिट होती है। और अगर लाइट इमिट होती भी है तो डिफरेंट एटम में से ऐसा क्या डिफरेंस है कि उनमें से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली लाइट इमिट होती है। इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था। बेटा आपने बाल्मर का फार्मूला पढ़ा है, सॉरी रेबर्ग और बाल्मर का फार्मूला पढ़ा है। उस फार्मूले की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मैं फार्मूला लिखता हूं। ठीक है बेटा, मैं इसका फार्मूला लिखता हूं। बाल्मर और रेबर्ग का फार्मूला कौन सा था बेटा, 1/λ इज इक्वल टू रेबर्स कांस्टेंट 1/p² माइनस 1/n²। कहीं पे n1 और n2 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप p करें या n करें मसला नहीं है। अब बेटा ये फार्मूला दिया था बाल्मर और रेबर्ग ने, और इस फार्मूले के अंदर p की वैल्यू इन्होंने रखी थी बेटा 2 और n की वैल्यू रखी थी 3, 4, 5। इसी तरह से आप इसको कर सकते। अब बेटा इस फार्मूले के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू होता है। बेटा मैथमेटिक्स आपको थ्योरी नहीं देती, मुख्तलिफ चीजों के बारे में क्लूज देती है कि आप उसको सोच समझ के आप उसकी रीजन की तरफ जा सकते हैं। तो बाल्मर और रेबर्ग ने ये फार्मूला बनाया और इसके अंदर इन्होंने वही वेवलेंथ कैलकुलेट की जो वेवलेंथ एक्सपेरिमेंट बता रहा था। लेकिन बेटा बाल्मर और रेबर्ग के पास, अब हमें पता है कि पी का मकसद क्या होता है, आपको भी पता है कि पी का मकसद क्या है, लेकिन उस वक्त बाल्मर और रेबर्ग के पास पी और एन की कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं थी कि पी का मकसद 2 क्यों है और एन का मकसद 3, 4, 5 क्यों है। ये एक ऐसा फार्मूला था
जिसके पीछे कोई थ्योरी नहीं थी कि ये फार्मूला आया कहाँ से है और इस फार्मूले के अंदर P और N का मकसद क्यों है। क्योंकि बेटा आपको पता है, आज आपको पता है कि P का मकसद वो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन गिरता है, N का मकसद है वो ऑर्बिट है जहां से गिरता है, आपको पता है। लेकिन बेटा जब ये फार्मूलाज, ये चीजें डेवलप हुई थी, उस वक्त बोहर की थ्योरी नहीं थी। जब तक बोहर की थ्योरी नहीं थी तो P का मकसद ऑर्बिट लेना या N का मकसद ऑर्बिट लेना ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि ऑर्बिट्स का जो कॉन्सेप्ट आया है वो ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट आया है बोहर के बाद। और बोहर ने ये कहा था कि P का मकसद होता है वो ऑर्बिट जहां पे इलेक्ट्रॉन गिरता है और N का मकसद है वो ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन गिरता है, ये कहा था बोहर ने। तो जब बोहर की थ्योरी ही नहीं थी तो उस वक्त P को ऑर्बिट या N को ऑर्बिट कंसीडर करना थोड़ा मुश्किल था। मतलब बाल्मर और रेबर्ग के पास P और N के बारे में कोई ऐसी वजाहत मौजूद नहीं थी कि जिससे ये कहा जा सके कि P का मकसद क्या होता है या N का मकसद क्या होता है। जस्ट ये एक एम्पेरिकल फार्मूला था जिसके पीछे कोई थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं थी। लेकिन इस फार्मूले में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन आ रही थी। कौन सी इंडिकेशन? ये फार्मूला कहता है कि वेवलेंथ के इमिट करने का रीजन दो टर्म्स के अंदर डिफरेंस है। बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फार्मूला कंटेन्स डिफरेंस ऑफ टू फैक्टर्स। बेटा ये फार्मूले के अंदर बेटा ये वेवलेंथ का फार्मूला है और इसके अंदर दो टर्म्स का डिफरेंस है। तो ये फार्मूला बेटा इंडिकेट करता है कि एटम के अंदर कोई ऐसी दो चीजें हैं जिनके दरमियान डिफरेंस है और वही डिफरेंस लाइट के इमिट होने का रीजन है। तो ये फार्मूला एक इंपॉर्टेंट क्लू देके गया बाल्मर और रेबर्ग का, कोई थ्योरी नहीं देके गया। लेकिन इस फार्मूले ने कहा जो वेवलेंथ इमिट होती है उसको कैलकुलेट जब आप इस फार्मूले से करते हो तो इस फार्मूले के अंदर देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। बेटा दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस आ रहा है। इसका मकसद है ये फार्मूला जिस इमिटेड लाइट को एक्सप्लेन कर रहा है उस इमिटेड लाइट की वजह जो है वो एटम के अंदर किसी चीज के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है बेटा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये आपके सिंध बोर्ड के बुक के अंदर भी यही चीज लिखी हुई है कि फार्मूले के अंदर डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स है, तो उसका मतलब ये है। ठीक है बेटा, तो ये हुई बेटा इसकी डिस्कशन। ठीक है, अब हम आते हैं आगे कि हम उस बात को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन के एटम में से लाइट इमिट क्यों होती है और डिफरेंट एटम में से लाइट जब इमिट होती है तो वो डिफरेंट क्यों होती है। इस चीज को बेटा ढूंढने की और पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेटा देखें, अगर आपके पास घर के अंदर टेलीविजन सबके पास होती है बेटा, या मोबाइल तो सबके पास है, अगर आपकी मोबाइल खराब हो जाती है जाहिर सी बात है आप मैकेनिक के पास जाओगे तो वो मैकेनिक बेटा जो उस मोबाइल के बारे में जानता होगा या वो मोबाइल के अंदर सर्किट्स के बारे में जानता हो वही मैकेनिक उसको ठीक कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई खोल के उसको ठीक कर दे, ऐसा तो नहीं होता। हर चीज का अपना एक मैकेनिक होता है। अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो आप उसकी तरफ ले जाओगे, ठीक है, और उस मैकेनिक को जब आप वो चीज दिखाओगे तो वो पहले खराबी देखेगा क्या है, फिर वो उसी खराबी की तरफ जाएगा कि इसके रीजंस क्या है। ठीक है, क्योंकि उसको सर्किट का पता होगा कि इसके अंदर आईसी लगी हुई है, डायोड लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टर लगा हुआ है, और भी बहुत सारे इंडक्टर्स वगैरह लगे होते हैं। उसको पता होता है कि अगर ये पुर्जा खराब हो गया तो ये खराबी आएगी, ये पुर्जा खराब हो गया ये खराबी आएगी, उसको पता होता है। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा जब उसको सर्किट की नॉलेज होगी तो वही उसकी खराबी दूर कर सकता है। तो बेटा अब हम जा रहे हैं एटम की तरफ कि हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एटम लाइट एमिट क्यों करता है, डिफरेंट क्यों करता है लाइट एमिट। तो जाहिर सी बात है
हमें एटम की थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा। हम देखेंगे कि एटम की थ्योरी क्या कहती है, एटम है कैसा। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटम है कैसा, उसके बाद हम रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो बेटा साइंटिस्टों की नजर इन दो चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एटम की थ्योरीज की तरफ गई कि भाई देखें कि पहले ये जाने कि एटम है कैसा, उसके बाद इस चीज को ढूंढें कि लाइट एमिट कहाँ से होती है, उसके बाद हम इस बात को ढूंढें कि डिफरेंट लाइट एमिट क्यों होती है। तो साइंटिस्टों की नजर उस वक्त की एटम्स की थ्योरीज पे गई। ठीक है बेटा, और साइंटिस्टों ने उन थ्योरीज की तरफ देखा कि वो थ्योरीज इस बात का क्या रीजन देती हैं कि लाइट इमिट क्यों होती है। बेटा उस वक्त बहुत सारे मॉडल्स मौजूद थे। थॉमसन्स मॉडल मौजूद था, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल मौजूद था। सबसे जो बेहतर मॉडल उस वक्त कंसीडर किया जाता था वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कंसीडर किया जाता था। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे ज्यादा भरोसा किया जाता था एज कंपेयर टू अदर मॉडल्स। तो साइंटिस्टों ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की तरफ देखा कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि लाइट एटम से इमिट क्यों होती है बेटा। ठीक है, ये सिंध बोर्ड के अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसलिए मैं इसको सिंध बोर्ड से ही लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो अब हम लेते हैं एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, या रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है कि लाइट इमिट क्यों होती है और डिफरेंट एटम में से लाइट इमिट क्यों होती है, उसके रीजन की तरफ आते हैं बेटा। ठीक है, बेटा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था बेटा। ठीक है, अब बेटा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पहले समझें कि रदरफोर्ड एटम के बारे में क्या कहता है बेटा। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि अल्फा स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा बेटा। उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटम के दो हिस्से होते हैं, और वो कौन से हिस्से होते हैं बेटा। एक हिस्सा जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और एक वो हिस्सा होता है जिसके अंदर जो एम्प्टी होता है और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बेटा। ठीक है, तो पहली बात इसकी क्या थी बेटा, पहली बात ये थी कि एटम के दो हिस्से हैं। ठीक है बेटा, टू पार्ट्स हैं। कौन से बेटा, एक न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, और दूसरा कौन सा, स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। बेटा वो स्पेस है जिस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। आप इसको एटम को इस तरह से देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एक न्यूक्लियस होता है बेटा, और दूसरा वो स्पेस होता है जिस स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एटॉमिक मॉडल था, जिसकी दो इंपॉर्टेंट बातें। एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं बेटा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और उस हिस्से को एम्प्टी कहा जाता है, और एटम का ज्यादा हिस्सा खाली माना जाता था, क्योंकि एटम की अपनी साइज के मुकाबले में न्यूक्लियस की साइज बहुत ही छोटी मानी जाती है। तो बेटा अगर आप रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की तरफ देखें तो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एटम के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, और एक वो हिस्सा जो एम्प्टी स्पेस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। एक बात याद रखिएगा बेटा कि इस मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स को फिक्स नहीं किया गया था, जैसे बोर के अंदर है ना
इलेक्ट्रॉन के में हो सकता है या एल में हो सकता है या एम में हो सकता है, उनके दरमियान नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी कोई बात इसके अंदर नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन के पास, इसके अंदर सिर्फ एक चीज थी कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, अगर उसके पास एनर्जी कम होगी तो वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। इसके अंदर किसी ऑर्बिट के फिक्स होने की कोई भी बात नहीं थी कि ऑर्बिट फिक्स है, क्वांटाइज्ड है, ऐसी कोई भी बात नहीं थी बेटा। ठीक है, जस्ट ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो वो न्यूक्लियस से हवे चले जाएंगे, अगर एनर्जी कम होगी तो वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे। ठीक है ये बात, ठीक है बेटा। लेकिन इसमें एक बात थी कि इस तरह से बाहर की एक लेवल फिक्स थी कि अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाते जाते न्यूक्लियस से इतना दूर जाएंगे तो वो न्यूक्लियस से निकल जाएंगे। ठीक है, एक लिमिट दी गई थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना दूर जा सकता है, अगर उससे भी ज्यादा दूर जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल जाएगा, फिर वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व नहीं करेगा। लेकिन अंदर की लेवल फिक्स नहीं थी, जैसे बोहर की थ्योरी के अंदर अंदर की लेवल भी फिक्स है कि के से आगे नहीं जाएगा, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई भी फिक्सेशन नहीं थी। इसके अंदर ये था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में थी। मैं इसको ब्रीफली रिपीट कर देता हूं बेटा। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, एटम के दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। एक वो हिस्सा होता है जो न्यूक्लियस के बाहर होता है, वो खाली हिस्सा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं तो उनकी कोई भी फिक्स ऑर्बिट्स नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन उसकी एक अपर लिमिट फिक्स थी कि इलेक्ट्रॉन जब इतना दूर चला जाएगा न्यूक्लियस से तो उसके बाद वो न्यूक्लियस से निकल जाएगा और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो एक अपर लेवल फिक्स थी, लेकिन अंदर की लेवल कोई फिक्स नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन इतना क्लोज जा सकता है। इसके अंदर ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, और अगर एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा। ये बेटा वो चंद बातें थी जो अकॉर्डिंग टू द जो है वो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल थी बेटा। ठीक है, अब अगर एटम को इस तरह से देखते हैं कि जो रदरफोर्ड की बात सही है बेटा, अगर एटम को हम इस तरह से देखते हैं तो फिर लाइट इमिट कहां से होती है। अगर एटम, जैसे रदरफोर्ड ने कहा है कि एटम अगर इस तरह से है, एटम अगर इस तरह से है तो फिर एटम में से लाइट इमिट कहां से होती है, लाइट के इमिट होने का रीजन क्या है। ठीक है बेटा, इसको लेते हैं बेटा सिंध बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये बात सिंध बोर्ड के अंदर ही दी गई बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा, और ज्यादातर जो है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है बेटा, इसलिए थोड़ा ध्यान से तवज्जो से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करती हो कि ये इसका मतलब या मकसद जो होता है वो क्या होता है बेटा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन on the basis of Rutherford's atomic model बेटा। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है, नजर अच्छी भी हो। हाँ चलो जी, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब इसको हमने डिस्कस करना है बेटा। ठीक है,
कि इसका रीजन क्या है बेटा। अब हमने बेटा डिस्कस कर लिया कि अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटम कैसा है। एटम के दो हिस्से हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक वो हिस्सा होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, अब अगर इस बात को देखते हैं तो लाइट इमिट होने का रीजन क्या है बेटा। क्यों लाइट इमिट होती है, कहां से लाइट इमिट होती है, क्या रीजन है इसका। बेटा 16 चैप्टर आपने हो सकता है पढ़ा हो, यहाँ पे तो हमने नहीं पढ़ा, आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन बेटा हमने क्लास के अंदर पढ़ लिया था। 16 चैप्टर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ा हुआ है बेटा 16 चैप्टर क्लास के अंदर। तो 16 चैप्टर बेटा उसके अंदर मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, और उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे बनती है। जैसे चैप्टर 8 के अंदर हम पढ़ते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, कैसे बनती है। इसी तरह चैप्टर 16 हमें बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं और वो कैसे बनती हैं। ये कौन बताता है, ये बताता है हमें चैप्टर 16 के अंदर मैक्सवेल की थ्योरी। और मैक्सवेल की थ्योरी जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात कहती है कि जब कोई भी चार्ज एक्सीलरेट करती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करती है। बेटा जो मैक्सवेल की थ्योरी के अंदर जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इमिट करने का रीजन है, जैसे साउंड वेव की इमिट करने का रीजन क्या है। साउंड वेव की इमिट, क्योंकि मेरी एयर जो होती है ये वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन होती है, और वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन की वजह से, एयर मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव बनती है। तो इसी तरह से 16 चैप्टर के अंदर मैक्सवेल की थ्योरी जो दी गई है वो कहती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इमिट होने का रीजन है एक्सीलरेटेड चार्ज। अगर कोई भी चार्ज एक्सीलरेट करेगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगी बेटा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बेटा कि एक्सीलरेटेड चार्जेस। ठीक है बेटा, ये कौन कहता है, मैक्सवेल की थ्योरी कहती है बेटा एक्सीलरेटेड चार्जेस, एक्सीलरेटेड चार्जेस emit electromagnetic wave बेटा। accelerated charges emit EM wave बेटा। ठीक है, कौन कहता है, ये कहती है क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी बेटा, क्लासिकल थ्योरी या मैक्सवेल की थ्योरी कहती है बेटा, मैक्सवेल्स थ्योरी कहती है बेटा। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव थ्योरी मैक्सवेल की यही कहती है बेटा। ठीक है, मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि जब कोई भी चार्ज एक्सीलरेट करेगी तो एक्सीलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगी। और आपको पता है बेटा वेव कोई भी हो उसके अंदर एनर्जी होती है। वेव क्या होती है बेटा, वेव एनर्जी के ट्रांसफर का एक तरीका होता है और कुछ नहीं है। वेव के थ्रू हम एक पर्टिकुलर मेथड इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये कौन कहता है, ये बेटा हमें कहती है वेव की थ्योरीज। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी कहती है कि एक्सीलरेटेड चार्जेस जो होती है वो जब भी कोई भी चार्ज एक्सीलरेट करती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करती, क्लासिकल थ्योरी कहती है। तो अगर उस बात को देखते हैं तो बोहर की थ्योरी, रदरफोर्ड की थ्योरी क्या कहती है बेटा, हो सकता है मैं वर्ड बोहर इस्तेमाल कर लूं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ रदरफोर्ड को तो रदरफोर्ड ही समझिएगा, जहां पे मैं बोहर का बोलूंगा वहां पे आपको क्लियर बताऊंगा। ठीक है बेटा, अब आते हैं रीजन की तरफ के रदरफोर्ड की थ्योरी के अंदर रीजन क्या हो सकता है। आप इस पॉइंट को पढ़ने के बाद समझ गए होंगे कि रदरफोर्ड की थ्योरी के मुताबिक लाइट इमिट क्यों होती है। लेकिन रदरफोर्ड की थ्योरी पढ़ने से पहले बोहर की, ये बोहर की बात है बेटा। बोहर एक बात प्रूव कर चुका था। कौन सी बात बेटा, ये बाल्मर और रेबर्ग ने कहा था कि हाइड्रोजन में से जो विजिबल लाइट निकलती है उनमें ये 4-5 वेवलेंथ्स निकलती है, और उनका फार्मूला बना लिया था किसने,
वो बना लिया था रेबर्ग और बाल्मर ने। बोहर ने उसमें थोड़ी कंट्रीब्यूशन की। बोहर ने क्या कहा? बोहर ने ये कहा कि एटम जो होता है वो भले लाइट एमिट करे, उसमें से लाइट एमिट हो, ये बोहर ने कहा था, रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, बोहर ने कहा था। बोहर ने कहा था भले एटम में से लाइट एमिट हो, लाइट एमिट होने का मकसद है एटम में से एनर्जी एमिट होती है, ठीक है। तो बोहर ने कहा था भले एनर्जी एमिट हो, लेकिन एटम जो होता है वो स्टेबल होता है। एटम एनर्जी इमिट करने के बाद भी अनस्टेबल नहीं होता, कि हम ये कहें कि ये एनर्जी इमिट करने करने के बाद ये खुद खत्म हो जाए, ऐसे नहीं होता। कि ये एक अजीब बात है कि एटम लाइट इमिट करने के बाद, एनर्जी इमिट करने के बाद भी स्टेबल रहता है, खत्म नहीं होता। एटम की एग्जिस्टेंस परमानेंट है, क्योंकि ये सोचा जा रहा था कि अगर एटम में से लाइट इमिट होती है, एनर्जी इमिट होनी है, तो उसको तो खत्म हो जाना है। क्योंकि जो चीज एनर्जी दे रही है, आखिरकार उसके अंदर में से एनर्जी जो जा रही है वो कहाँ से आ रही है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, उसको तो अनस्टेबल होना चाहिए, उसको तो आखिरकार खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन बोर ने कहा ऐसा नहीं है, एटम की एग्जिस्टेंस परमानेंट है, भले एटम लाइट इमिट करता रहे। दूसरी बात ये कही कि जो गैसेस का स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ये कही बोहर ने बात कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है गैसेस का, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है एटॉमिक का। तो ये बात कही थी बोहर ने, ठीक है। अब आ जाए रदरफोर्ड की तरफ। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं राउंड न्यूक्लियस। और आपको पता है सर्कुलर मोशन कोई भी हो, सर्कुलर मोशन दो किस्मों की होती है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जब कोई भी चीज रिवॉल्व करती है तो उसके अंदर बेटा आपको पता है एंगुलर एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होती, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उसको भी होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है, एंगुलर एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों नहीं होती, ठीक है बेटा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन तीनों होती है बेटा। अब आ जाए रदरफोर्ड की तरफ कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है राउंड न्यूक्लियस। क्यों रिवॉल्व करता है? इसके रिवॉल्व करने का रीजन होता है न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है और इस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है राउंड न्यूक्लियस, इसके अंदर जो फोर्स सेंट्रीपिटल है, वो फोर्स सेंट्रीपिटल क्या किसकी वजह से होती है बेटा? वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। पानी लीजिए। तो ये जो होता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स देती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मींस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है राउंड न्यूक्लियस ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय nucleus, means electrostatic force plays role of centripetal force बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्लेज रोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लेज रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो सर्कुलर मोशन होती है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है टार्क की वजह से। टार्क प्लेज सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज फोर्स प्लेज इन लीनियर मोशन। पढ़ा होगा आपने बेटा। तो आप कह सकते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय न्यूक्लियस व्हिच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो सर्कुलर मोशन होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। तो ये भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर होता है। उसके अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होती, क्योंकि वो टार्क की वजह से होती है और यहाँ पे कोई भी टार्क नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो बेटा भले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे सर्कुलर मोशन के अंदर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी भले रिवॉल्व करे, लेकिन उसके पास एक बेटा एक्सीलरेशन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। मींस अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स थ्योरी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, मींस इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड मोशन में होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज आल्सो एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, अगर आपके अंदर थोड़ा भी सेंस होगा कि लाइट का इमिट होने का रीजन क्या है। तो बेटा मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है कि एक्सीलरेट अगर कोई चार्ज करेगी तो वो क्या करेगी, लाइट इमिट करेगी। और बोहर की थ्योरी क्या कहती है, बोहर की थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस तो वो एक्सीलरेटेड होता है, क्योंकि उसकी मोशन सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर स्पीड तो यूनिफॉर्म रह सकती है लेकिन उसके अंदर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, क्योंकि सर्किल के अंदर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज की वजह से जो एक्सीलरेशन आती है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बोहर की थ्योरी की तरफ देखते हैं तो बोहर की थ्योरी कहती है कि लाइट इमिट करने का एक रीजन हो सकता है। कौन सा, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस और वो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड है, और जो एक्सीलरेटेड चार्ज होती है, और मैक्सवेल की थ्योरी कहती है जो चार्ज एक्सीलरेट करेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगी। और लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बोहर के मुताबिक, रदरफोर्ड के मुताबिक एक ही रीजन हो सकता था लाइट इमिट करने का, और वो कौन सा रीजन था, वो रीजन ये था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस तो वो एक्सीलरेटेड होता है, एक्सीलरेटेड चार्ज इमिट्स लाइट, देयरफॉर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो लाइट इमिट करता है। ठीक है बेटा, तो यही रीजन था किसका, कि लाइट इमिट होती है। ठीक है, अगर इस बात को सही मान ले, ठीक है, मान लिया कि रदरफोर्ड की थ्योरी सही है, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड है और एक्सीलरेटेड चार्ज लाइट इमिट करती है, लाइट के अंदर तो एनर्जी होती है। इसका मकसद है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी देता है, और इलेक्ट्रॉन, बेटा ध्यान से तवज्जो से बिल्कुल, फिर आप मैसेज करोगे, ये बात मैसेज में समझने की नहीं होती, ये बात यहीं पे समझने की होती है। मैसेज करते सर ये अब आप वॉइस में भेजो, वॉइस में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे समझे। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड है तो मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि एक्सीलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगी। तो हाइड्रोजन में से लाइट इमिट होने का रीजन ये हो सकता था कि हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और रदरफोर्ड की थ्योरी कहती है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड है तो वो लाइट इमिट करेगा। मीन्स ये रीजन हो सकता था। चले मान लिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, एक्सीलरेटेड है, इसलिए लाइट इमिट करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इस बात को मानने से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। क्या इश्यू होता है, पहला इश्यू ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व करते हुए लाइट इमिट करेगा तो लाइट के अंदर तो एनर्जी होती है, मीन्स इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट कर रहा है तो इसका मकसद है उसकी अपनी एनर्जी क्या होगी, उसकी अपनी एनर्जी जो होगी वो कम होगी। ठीक है, और उसकी अपनी एनर्जी अगर कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से अगर लाइट इमिट करेगा, उसकी अपनी एनर्जी कम होगी तो वो तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और वो लाइट इमिट करता जाएगा, उसकी एनर्जी अपनी कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी इमिट करता हुआ वो आखिरकार न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। जब उसकी अपनी एनर्जी
टोटल खत्म हो जाएगी और वो सर्किल में रिवॉल्व नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। और इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो फिर एटम का वजूद ही नहीं रहेगा, फिर तो एटम कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाएगा। इसका मकसद है कि एटम को अनस्टेबल होना चाहिए। अगर रदरफोर्ड की थ्योरी मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है, वो लाइट इमिट करता है, तो इस तरह से अगर लाइट इमिट करेगा उसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, एनर्जी इमिट करता जाएगा, अपनी एनर्जी कम होती रहेगी और आखिरकार वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। अगर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो फिर तो एटम की एग्जिस्टेंस परमानेंट नहीं है, फिर तो एटम की एग्जिस्टेंस टेम्पररी है। लेकिन इस बात को रिजेक्ट कर चुका था एक्सपेरिमेंटली बोहर ने कहा था कि एटम की एग्जिस्टेंस परमानेंट है। मींस जो एक्सप्लेनेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड, वो एक्सप्लेनेशन गलत साबित हुई, क्योंकि रदरफोर्ड उसको प्रूव कर चुका था कि अगर इस तरह से एटम अनस्टेबल होगा, ये पॉसिबल नहीं है, एटम स्टेबल है और इस तरह से एटम खत्म नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, चलें बोर की फिर भी बात मान लेते हैं कि रदरफोर्ड की फिर भी मान लेते हैं कि रदरफोर्ड सच है। अब दूसरी बात ये कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से न्यूक्लियस के करीब आएगा, सपोज करें बेटा ये होता है रदरफोर्ड के मुताबिक कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है बेटा इस तरह से, और ये लाइट यहाँ से इमिट करता है, इमिट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। ठीक है, ये लाइट इमिट करता जाएगा, न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा और ये स्पाइरल होके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इसका मकसद है अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से एटम को क्या होना चाहिए, एटम को अनस्टेबल होना चाहिए। मींस अगर हम रदरफोर्ड की थ्योरी देखते हैं और इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन लाइट इमिट करता है तो फिर ये एटम अनस्टेबल होगा और इलेक्ट्रॉन लाइट इमिट करते करते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। दूसरी बात बेटा, और ये बात गलत साबित कर चुका था कौन, बोर ये प्रूव कर चुका था कि इस तरह से नहीं होता, क्योंकि एटम की एग्जिस्टेंस परमानेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से नहीं गिर सकता। अब आ जाए दूसरी बात पे। दूसरी बात ये कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्पाइरल शेप के अंदर आता है तो ये कंटिन्यूअसली एक्सीलरेटेड होता है। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, न्यूक्लियस इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ये न्यूक्लियस जैसे जैसे क्लोज आता जाएगा, ठीक है बेटा, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस r1 है, यहाँ पे डिस्टेंस r2 है। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा डिस्टेंस क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। इसका मकसद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ती जाएगी और ये बहुत तेजी के साथ न्यूक्लियस की तरफ आएगा, और जब ये तेजी के साथ आएगा तो इसकी एक्सीलरेशन बढ़ेगी। इसका मकसद है कि ये जैसे जैसे आएगा तो फिर इसमें से जो लाइट इमिट होगी ये कंटिन्यूअसली लाइट इमिट, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली एक्सीलरेट हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक्सीलरेट हो रहा है, तो इसका मकसद है इसमें से जो लाइट इमिट होनी चाहिए वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, और इसका स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि जो चीज कंटिन्यूअसली लाइट इमिट करती है उसका स्पेक्ट्रम भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, रदरफोर्ड की थ्योरी के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के जैसे जैसे करीब आता जाएगा एक्सीलरेशन बढ़ेगी। इसका मकसद है एक तो वो कंटिन्यूअसली एक्सीलरेट होने की वजह से कंटिन्यूअस लाइट इमिट करेगा और उस लाइट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे वो क्लोज आता जाएगा उसकी एक्सीलरेशन बढ़ती जाएगी, मींस वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इमिट करेगा और वो कंटिन्यूअस भी करेगा। इसका मकसद है कि इसका स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन इस बात को भी बोर गलत साबित कर चुका था कि एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं होता,
एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। मीन्स रदरफोर्ड की थ्योरी के मुताबिक दूसरी बात भी गलत हुई। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करते हैं और इसी तरह से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अगर लाइट इमिट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो हर एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते, तो फिर तो हर एटम को हर टाइम में लाइट इमिट करनी चाहिए। फिर हाइड्रोजन को सिर्फ ट्यूब के अंदर रख के कैथोड रेज पास करवाते तो लाइट इमिट क्यों करता है? तो फिर तो उसके तो इलेक्ट्रॉन तो पहले भी एक्सीलरेट कर रहे थे ना, तो पहले भी एक्सीलरेट कर रहे थे तो हाइड्रोजन को हर वक्त लाइट इमिट करनी चाहिए, हर चीज को हर वक्त लाइट इमिट करनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हर चीज हर वक्त लाइट इमिट नहीं करती जब तक उसको कोई सोर्स नहीं देते। इसका मकसद है जब तक बाहर से एनर्जी नहीं देते तब तक एटम लाइट इमिट नहीं करता। आप देखते हैं ना, ट्यूब के अंदर रख के कैथोड रेज पास करवाते उसके बाद लाइट इमिट होती, मीन्स बाहर से देनी पड़ती है। अगर इसी तरह से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ने ही लाइट इमिट करनी है, वो तो हर वक्त लाइट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, वो तो हर वक्त लाइट इमिट करे, फिर हमें बाहर से देना क्यों पड़े? तो बेटा आप कह सकते हैं कि रदरफोर्ड की थ्योरी कंप्लीटली नाकाम गई हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का रीजन बताने के लिए कि लाइट इमिट क्यों होती है। अगर लाइट इमिट होती है तो वो लाइट डिफरेंट क्यों होती है? ठीक है, अगर लाइट मान लेते हैं लाइट इमिट होती है तो वो डिफरेंट क्यों होती है? आप कह सकते हैं कि रदरफोर्ड की थ्योरी कंप्लीटली नाकाम गई इस बात को एक्सप्लेन करने में कि लाइट इमिट क्यों होती है। अब अगर इसको समराइज करें तो आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन लाइट इमिट इसलिए करता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, रिवॉल्विंग चार्ज एक्सीलरेटेड होती है, इसलिए मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि एक्सीलरेटेड चार्ज लाइट इमिट करेगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लाइट इमिट करता है। अगर रदरफोर्ड की थ्योरी के मुताबिक ये बात सही मान लें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसलिए लाइट इमिट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इमिट करेगा तो वो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, वो स्पाइरल होता हुआ न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। मींस एटम की एग्जिस्टेंस टेम्पररी होनी चाहिए, लेकिन बोहर इस बात को प्रूव कर चुका था कि एटम की एग्जिस्टेंस परमानेंट है। दूसरी बात यह कि अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड थ्योरी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे क्लोज टू द न्यूक्लियस आता जाएगा वो ज्यादा एक्सीलरेट करेगा और उसकी जो इमिटेड लाइट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी और उसमें से कंटिन्यूअसली लाइट इमिट करेगी, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एक्सीलरेट कर रहा है इसलिए उसका स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। लेकिन बोर इस बात को भी रिजेक्ट कर चुका था कि एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम है, जो बाल्मर और रेबर्ग भी बता चुके थे। मीन्स बोर्स थ्योरी की यह बात भी गलत। तीसरी बात यह कि अगर इसी तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग लाइट इमिट करता है तो फिर उसको बाहर से एनर्जी देके लाइट इमिट क्यों करवानी पड़ती है? वो तो हर वक्त लाइट इमिट करे क्योंकि वो हर वक्त एक्सीलरेटेड होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि ऐसे हर चीज को फिर हर वक्त लाइट इमिट करनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो रदरफोर्ड की थ्योरी कंप्लीटली जो है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में नाकाम गई। ठीक है बेटा, यही चीजें आपके सिंध के अंदर यहाँ पे लिखी हुई है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी बेटा, ठीक है, द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, कौन सी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन थी बेटा? ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन एट द डिस्पोजल ऑफ बोहर। बोहर ने क्या बताया था? दैट द एटम रेडिएट्स फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, के एटम में हर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट इमिट नहीं होती, जैसे ये थ्योरी कहती है ना, फिर कंटिन्यूअस होना चाहिए और कंटिन्यूअस में हर फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन बोहर ने कहा था हर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इन द फॉर्म ऑफ शार्प स्पेक्ट्रल लाइंस, मीन्स हर नहीं होती, ये इसकी पर्टिकुलर होती, एंड हैव अ परमानेंट एग्जिस्टेंस, और एटम की एग्जिस्टेंस क्या होती है? परमानेंट होती है। अब ये चीजें किसके खिलाफ थी? ये रदरफोर्ड की थ्योरी के खिलाफ थी, क्योंकि रदरफोर्ड की थ्योरी कहती है कि एटम में से जो लाइट इमिट करनी चाहिए होनी चाहिए उसमें हर फ्रीक्वेंसी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एक्सीलरेट कर रहा है।
ये इस चीज के बोर की बातें रदरफोर्ड की थ्योरी के खिलाफ थी। दूसरी बात कि अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड की थ्योरी एटम की एग्जिस्टेंस परमानेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोर इसको प्रूव कर चुका था। बट दिस इंफॉर्मेशन सीम टू बी कंट्राडिक्टिंग। कंट्राडिक्टिंग का मकसद है कि फिट नहीं हो रही रदरफोर्ड के साथ द पिक्चर ऑफ द एटम प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड। बेटा रदरफोर्ड की थ्योरी के मुताबिक ये फिट नहीं हो रही थी। टू एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्केटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। बेटा ये जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल के ऊपर किया था, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एटम वाज अज्यूम्ड टू कंसिस्ट ऑफ अ मैसिव। बेटा ये हम दो चीजों पे कंसिस्ट करता है, मैसिव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर। बेटा ये इसकी अपर लिमिट थी कि बेटा ज्यादा से ज्यादा ये कितना जा सकता है, 10⁻⁻10 मीटर तक जा सकता है, उसके बाद ये निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स बेटा ये कौन सी, मैक्सवेल की थ्योरी। However, an electron moving in the Coulomb field, के इलेक्ट्रॉन अगर कूलम की फील्ड में मूव करेगा, of the nucleus would radiate electromagnetic energy। क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इस तरह सर्कुलर ऑर्बिट में होगा एक्सीलेट करेगा, और क्लासिकल थ्योरी कहती है एक्सीलेटेड चार्ज emits light at the frequency of its ऑर्बिटल मोशन। और इसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, ऑर्बिटल मोशन के, ये किस ऑर्बिट के मुताबिक घूम रहा है। सिंस नो एनर्जी इज प्रोवाइडेड, अब अगर कोई भी एनर्जी हम नहीं देते और इस तरह से लाइट इमिट होती है, ठीक है, सिंस नो एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द एटम फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स, so we expect the electrons to lose energy and slowly spiral into the nucleus। ठीक है बेटा, emitting radiation of continuously increasing frequency। बेटा तो इलेक्ट्रॉन्स टू लूज एनर्जी और ये स्लोली कहां पे आ जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती। बट रियल एटम्स आर ऑब्जर्व टू बी स्टेबल। रियल एटम्स क्या होते हैं बेटा, स्टेबल होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा बोर की थ्योरी, रदरफोर्ड की थ्योरी कहती है इन देयर नॉर्मल स्टेट्स एंड रेडिएट्स ओनली सर्टेन डिस। और इस तरह भी नहीं होता कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इमिट करें व्हेन एक्साइटेड, लेकिन वो भी तब जब एक्साइट किए जाते हैं। बोर इन ईयर लिखा हुआ है 1913 है शायद, अंडरटुक टू सॉल्व दिस पैराडॉक्स। ठीक है बेटा, इस चीज को सॉल्व किया बोहर ने। अब आ जाते हैं कि बोहर ने इसके बारे में क्या कहा बेटा। अब बोहर ने जो कुछ कहा, बोहर ने एक नई थ्योरी पेश की, ठीक है बेटा, और बोहर की थ्योरी बिल्कुल रदरफोर्ड की थ्योरी से जो है वो कुछ चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बोहर की थ्योरी के अंदर तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा, उन्हीं तीनों चीजों को पहले मैं यहाँ पे ला के फिर उन तीन चीजों को बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये बोहर की थ्योरी ने इन चीजों के बारे में क्या कहा था, या इन चीजों के बारे में बोहर की थ्योरी हमें क्या बताती है। ठीक है बेटा, अब बोहर की थ्योरी के मुताबिक बोहर ने कहा कि रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी की ये बात सही है कि एटम के दो हिस्से हैं, एक वो हिस्सा जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, एक वो हिस्सा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बात बोहर की और रदरफोर्ड की सेम है, लेकिन बोहर ने एक ये बात चेंज की। वो क्या कि बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन जहां पे चाहे वहां पे रिवॉल्व नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन सिर्फ मखसूस ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर सकता है। ठीक है, उन ऑर्बिट्स को कहा जाता है अलाउड ऑर्बिट्स, परमिटेड ऑर्बिट्स, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। मींस इलेक्ट्रॉन हर जगह पे रिवॉल्व करे ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का अंदर वाला ऑर्बिट के फिक्स है, उससे आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर मखसूस ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करता है। ये चीज डिफरेंट थी फ्रॉम रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, और ऐसे ऑर्बिट्स जिन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स होगा। नॉन रेडिएटिंग का मकसद है जब तक वो किसी ऑर्बिट के अंदर
मूव करता रहेगा, कोई भी लाइट इमिट नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी भी यही कहती है कि जब वर्क होगा तो एक्सीलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगी। मैक्सवेल की थ्योरी ये नहीं कहती कि बगैर अगर वर्क के चार्ज मूव करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करती है। मैक्सवेल ने कहा था अगर वर्क होगा और एक्सीलरेटेड चार्ज होगी तो ही उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करेगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर वर्क जीरो होता है। ठीक है बेटा, तो आप कह सकते हैं कि बोहर की थ्योरी के मुताबिक पहली बात जो बोहर की थी कि इलेक्ट्रॉन जहां पे चाहे वहां पे रिवॉल्व करे पॉसिबल नहीं है, उसकी मर्जी नहीं है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ अलोड ऑर्बिट्स के अंदर, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर, मखसूस ऑर्बिट्स के अंदर, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स के अंदर जब होगा तो रिवॉल्व कर सकता है। मीन्स बोहर ने ऑर्बिट्स को फिक्स कर दिया। अब हमें कैसे पता लगे कि वो ऑर्बिट है कहाँ पे? और बोहर ने उसके बारे में क्लू भी दिया। बोहर ने कहा कि वो ऑर्बिट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 के बराबर होगा। मींस उसने इस बात का एक जो है वो निशानी भी रखी कि वो ऑर्बिट होगा कहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसलिए उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट के अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 के बराबर होगा। तीसरी बात, फिर ये लाइट इमिट क्यों करता है? लाइट इमिट करने का भी रीजन बताया कि लाइट इसलिए इमिट करता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में होता है तो लाइट इमिट नहीं करता, लेकिन अगर आप उसको किसी तरह से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद हायर ऑर्बिट में जाता है, और हायर ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट के अंदर आता है तो जो उसने एनर्जी ली थी जाते वक्त वो एनर्जी वापस इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और यही रीजन होता है लाइट के इमिट होने का। तो बोहर ने सक्सेसफुली हाइड्रोजन के जो है वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। 3 पास्टुलेट बेटा इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्ट। अब इसको मैं लेता हूं पंजाब से, क्योंकि अब आगे जो बोहर की थ्योरी है वो सिंध से पंजाब के अंदर बेहतर लिखी हुई है, और जो आपका पीएमसी का सिलेबस था उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखी हुई है कि इन चीजों को आपने पढ़ना है इसके अंदर, वो सिंध के अंदर नहीं है, वो पंजाब के अंदर है। ठीक है, तो वो चीजें अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे बेटा। ठीक है, अब ये बोहर के बेटा पास्टुलेट है, 2 पास्टुलेट यहाँ पे है बेटा, एक पास्टुलेट अलग है, उसको मैं अलग डिस्कस करता। नजर अच्छी पे बात। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब ये हुई हमारे पास बेटा, ये पंजाब का है, बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम in order to explain the empirical results obtained by Rayburg। ठीक है बेटा, जो रेबर्ग ने यहाँ पे भी देखे, सिर्फ फार्मूले के बारे में क्या कहा गया है? एम्पेरिकल जो फार्मूला दिया था वो किसने दिया था? रेबर्ग ने किया था। कि जो रेबर्ग का फार्मूला है ना उसको एक्सप्लेन किया बोर ने कि वो फार्मूला आया कहां से, लाइट इमिट क्यों होती है, क्यों होती है, उसको कहां से एक्सप्लेन करने की कोशिश की? बोर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कब? 1913 के अंदर। formulated a model of the hydrogen atom utilizing classical physics and Planck's quantum theory। देखे, ये कॉम्बिनेशन है क्लासिकल फिजिक्स की और मॉडर्न फिजिक्स की कॉम्बिनेशन है बेटा। बोर के कुछ पास्टुलेट्स क्लासिकल थ्योरी के, कुछ पास्टुलेट्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। कौन सा पास्टुलेट बेटा? के इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्बिट्स होते हैं, ये क्लासिकल की बात है। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी कहती है कि पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड की जा सकती है। जब आपको रेडियस पता है तो आपको तो पोजीशन पता है ना, तो ये क्लासिकल थ्योरी की बात है। लेकिन यही बात किसके खिलाफ है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मॉडर्न फिजिक्स के खिलाफ है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो यही तो कहता है आपको पोजीशन तो पता लगेगी नहीं इलेक्ट्रॉन की। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि डी ब्रो ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा लाइक अ वेव। तो जब वेव की तरह करेगा तो पोजीशन कैसे पता करें? क्योंकि आपको पता है वी तो जो वेव होती है वो तो लोकलाइज्ड होती नहीं है, उसकी तो एक पोजीशन होती नहीं, उसकी तो पोजीशन पता लग नहीं सकती।
तो बेटा यही बात, ये क्लासिकल थ्योरी की बात है और ये अगेंस्ट मॉडर्न फिजिक्स है। और मॉडर्न फिजिक्स की कौन सी बात है कि यही ऑर्बिट्स पर्टिकुलर होते हैं, ऑर्बिट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एन स्क्वायर के। यही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा था कि एनर्जी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ होती है जो है वो एन के फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से डबल, ट्रिपल ऐसे ही होती है। तो वही तो होता है, वही तो कहा था, किसने कहा था? प्लैंक ने कहा था। यही बात किसने कही है? यही बात बोर ने कही है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स तो होते हैं लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन का, दूसरे ऑर्बिट का रेडियस 4 गुना ज्यादा होगा, तीसरे का 9 गुना। ये क्वांटाइजेशन है। यही क्वांटाइजेशन कहां से आई थी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आई थी। एक ऑर्बिट की एनर्जी एच न्यू, दूसरे की उससे डबल 2h न्यू, उसकी तीसरी की उससे ट्रिपल 3h न्यू। यही तो प्लैंक मींस। ये एक पोस्टुलेट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, एक बात ले रहा है एक बात को रिजेक्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन है बेटा। दिस सेमी क्लासिकल थ्योरी, सेमी क्लासिकल डायरेक्ट कहा गया, सेमी क्लासिकल मींस ये आधी क्लासिकल है आधी मॉडर्न है, इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 postulates। postulate 1 है बेटा, इन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इन एन एटम। वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना रिवॉल्व करेगा। कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्क्यूलर ऑर्बिट्स। बेटा किसमें? सर्टेन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग। क्योंकि इन ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है बेटा? नॉन रेडिएटिंग कहा जाता है, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स बेटा। नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कहा जाता है बेटा, अलोड ऑर्बिट्स कहा जाता है, अलोड ऑर्बिट्स भी कहा जाता है और परमिटेड ऑर्बिट्स भी कहा जाता है बेटा। कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। These orbits are called discrete stationary states। discrete का मकसद होता है बेटा पर्टिकुलर मखसूस स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस स्टेशनरी का मकसद है जब तक इलेक्ट्रॉन इनके अंदर कोई स्टेशनरी नहीं होगा लेकिन इनके अंदर कोई भी एनर्जी इमिट नहीं होगी बेटा। जैसे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो है वो इलेक्ट्रॉन जब स्टेशनरी होता है तो भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट नहीं करता, बिल्कुल वही बिहेवियर होगा। पोस्टुलेट 2 है, अब ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलोड। लेकिन वो ऑर्बिट कौन से होंगे, हमें कैसे पता लगे? ऑर्बिट वो होगा जिस ऑर्बिट के अंदर, अगर ये बेटा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाहर ये रिवॉल्व करता है। अब हमें कैसे पता लगे कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट वही होगा जिसके अंदर उसका ये जो होगा एंगुलर मोमेंटम h/2π होगा या h कट होगा, या ये जो है वो इंटीजर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या ये n इंटू h कट होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं क्योंकि बेटा h/2π h कट के बराबर होते हैं। ये पाल डायरेक्ट का कांस्टेंट, डायरेक्ट कांस्टेंट कहा जाता है बेटा, ठीक है। ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मकसद है कि नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स बेटा। स्टेशनरी ऑर्बिट्स मींस नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स बेटा। ऐसा नहीं कि आप समझो सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है, बेटा इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होता। और अलोड फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बेटा स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 मोशंस होती है, स्पिन मोशन भी होती है, ऑर्बिटल भी होती है। इस तरह भी रिवॉल्व करता है, इस तरह भी रिवॉल्व करता है, दोनों मोमेंट होते हैं इसके अंदर। इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π बेटा। ये जो होता है कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है बेटा? ये होता है nh/2π। मींस बेटा एंगुलर मोमेंटम इंटीजर से बेटा, इंटीजर के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई। इंटीजर कौन से होते हैं? 1 2 3। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम h/2π, दूसरे के अंदर मल्टीप्लाइड बाय 2 इस फर्स्ट के, तीसरे के इसको इंटीग्रल मल्टीपल कहा जाता है, ठीक है बेटा। और आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा mvr, और इस थ्योरी के मुताबिक तो आप यहाँ पे mvr इज इक्वल टू nh/2π या nh कट भी कह सकते हैं क्योंकि बेटा ये जो h कट होता है ये बराबर होता है h/2π के बराबर। वेयर बेटा n इज इक्वल टू 1 2 3
एंड n इज कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपको पता है बेटा। m and v are the mass and velocity of the orbiting electron respectively and h is the Planck's constant। बेटा ये h है, h Planck's constant होता है, और ये जो होता है बेटा h कट, इसको डायरेक्ट कांस्टेंट कहा जाता है बेटा। ठीक है, अब आ जाए आप इसके तीसरे पास्टुलेट पे कि तीसरा पास्टुलेट क्या कहता है बेटा। ठीक है, थर्ड पास्टुलेट के ऊपर आ जाए बेटा कि ये थर्ड पास्टुलेट क्या कहता है बेटा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है थर्ड पास्टुलेट बेटा। ये थर्ड पास्टुलेट इसके बारे में क्या कहता है बेटा। थर्ड पास्टुलेट कहता है बेटा व्हेन, अब ये थर्ड पास्टुलेट इस बात का बेटा प्रूफ देता है कि लाइट इमिट क्यों होती है। तो लाइट इमिट इसलिए होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर आता है तो लाइट इमिट होती है बेटा। Postulate 3 है whenever an electron makes a transition that is jumps from high energy state En, ठीक है, to a lower energy state Ea, a photon of energy h nu is emitted। किसके मुताबिक बेटा, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में होता है, सपोज करें ये हायर ऑर्बिट में, ठीक है बेटा, इस ऑर्बिट को कर दें आप बेटा n, इस ऑर्बिट को कर दें p। इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट्स में लो में आएगा तो ये एनर्जी इमिट करेगा, और ये एनर्जी होती है बेटा ई इनिशियल, और इसको कहा जाता है ई फाइनल। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो ये इनिशियल होगी, ये फाइनल, अगर नीचे आएगा तो ये होगी, और ये एनर्जी किसके बराबर होगी बेटा, ये एनर्जी जो होती है ये हो जाएगी बेटा ई आई माइनस ई एफ के बराबर बेटा। कि ये इसलिए होता है बेटा whenever an electron makes a transition that is jumps from high energy state En to a low energy state Ea, ये पता नहीं क्या है बेटा, मुझे नजर नहीं आ रहा, बिलर आ रही थोड़ी। a photon of energy h nu is emitted so that, बेटा ये आपको पता है ये फोटोन होता है और इसकी एनर्जी होती है h nu is equal to Ei माइनस Ef, क्योंकि ये हायर है बेटा, आपको पता है बेटा Ei ग्रेटर देन EF बेटा। ठीक है, हायर में ज्यादा है। ठीक है बेटा, अब इसको आप यहां से कर सकते हैं कि बेटा ये हो जाएगा हमारे पास h न्यू इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होगी ई आई माइनस ई एफ अपॉन एच, ये भी हो सकती है इक्वेशन है, या आपको पता है बेटा h कट इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई होता है, तो यहाँ से h हो जाएगा 2 पाई। ठीक है बेटा, h कट होता है बेटा इस तरह से 2 पाई, h कट हो जाएगा बेटा इस तरह से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई आई माइनस ई एफ अपॉन 2 पाई h कट। मीन्स बोहर की थ्योरी ने दोनों सवालों का जवाब दिया। कौन से, कि लाइट इमिट क्यों होती है। लाइट इमिट इसलिए होती है कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में आता है तो इमिट करता है। डिफरेंट क्यों करता है, डिफरेंट इसलिए करता है कि हर एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होती है ना, उनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस होता है कि फर्स्ट और सेकंड के दरमियान एनर्जी डिफरेंस क्या है। वो हर एटम के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए उसमें से जो लाइट निकलती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, बोर ने सक्सेसफुली इस बात को एक्सप्लेन किया कि लाइट इमिट इसलिए होती है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, और वो क्यों कहां से आती है, वो आती है जब वो नीचे से ऊपर जाता है ना, तो बाहर के इसलिए जब हाइड्रोजन को हम ट्यूब के अंदर रखते हैं, कैथोड रेज पास करवा, कैथोड रेज क्या करते हैं, उनको लोअर ऑर्बिट से हायर में ले जाते हैं, और कैथोड रेज उनको जो एनर्जी देते हैं लोअर से हायर में जाने के लिए, वो जब हायर टू लोअर आते हैं तो इमिट करते हैं। यही रीजन था, बोहर ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। अब एक आखिरी बात रहती है जो कल डिस्कस करेंगे, वो ये कि क्या जब बोहर की ये बातें सही है तो क्या बाल्मर का फार्मूला ड्राइव हम कर सकते हैं बोहर की थ्योरी से, क्योंकि अगर ये थ्योरी हमें थ्योरेटिकली सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दे रही तो क्या ये मैथमेटिकली भी सक्सेसफुल रहेगी। क्या ये बाल्मर के रेबर के फार्मूले को ड्राइव हम इसमें से कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये थ्योरी की थ्योरेटिकल बातें सही है तो इसका मकसद है इस थ्योरी को इस्तेमाल करके हम फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं।
तो कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हम फार्मूले के बारे में। अब इसके बाद बेटा आपकी न बायो है न केमिस्ट्री है। आज मैथमेटिक्स वालों की क्लास होगी 9 बजे बेटा। 9 बजे आपकी होगी मैथ्स की क्लास, मैथ ग्रुप की। बाकी बायोलॉजी वालों की न केमिस्ट्री है न ही बायोलॉजी।